ये जिस तरह से हमारे यहाँ पाकिस्तान की मईशत को बयान किया जाता है ना पसे मंजर के अंदर, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे सलमान खान की कोई फिल्म चल रही है। ना कोई स्टोरी है, ना कोई स्क्रिप्ट है, बस गाने और डांस है। और फिर आखिर में कहती है जानम समझा करो। ठीक है, यानी खुद ही समझ जाओ। देखिए बात यह है कि किसी भी चीज की रियलिटी को समझने के लिए आपको लॉजिक को समझना पड़ेगा, मतन को समझना पड़ेगा, यह समझना पड़ेगा कि मीट क्या है पाकिस्तान की इकोनॉमी में। मैं आपको सही ये बात बता रहा हूं कि मैंने पाकिस्तान की तो खाक छानी ही है, लेकिन आप प्रोग्राम की मकबूलियत से ये समझ गए होंगे कि मैंने दुनिया की भी खाक छानी है, जगह जगह की। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जहां जहां मैंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखी है, यार मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, देखी है, यकीन करो आंखों देखी है। अगर मैं जैसे अभी प्रोग्राम के आगाज से पहले मलेशिया की बात कर रहा था, मलेशिया में मैंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन आंखों से देखी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैंने खुद देखा है वहां पर कि महातीर मोहम्मद ने कैसे एक मुल्क को ट्रांसफॉर्म किया। और ये जंगली लोग थे, मलेशिया वाले मले लोग जो हैं, ये जंगली लोग हैं, जंगल में रहने वाले लोग हैं। अभी भी सबा सारावाक ऐसा इलाका है जहां पर पाकिस्तानी नहीं घुस सकते बगैर परमिट के। ठीक है, ये लोग जंगल में रहते थे। जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया, कुछ रिवायात, कुछ फिक्र, कुछ सोच में तब्दीली आई, फिर उसके बाद जब जदीद दौर आया तो महातीर मोहम्मद ने इन्हीं जंगलों को काट के यहाँ पे पाम ऑयल प्लांटेशन लगाई। इन्हीं जंगलों के अंदर आपके यहाँ जो है वो निकला, क्या बोलते हैं आप, जिसे फॉसिल फ्यूल कहते हैं। ये बहुत बड़ी, ये पेट्रोनास टावर देखते हैं ना, 2 बिल्डिंगें, ये वो खाने वाले तेल से नहीं बनाई भाई, ये जलाने वाले तेल से बनाई हैं ये। और उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया अपने मुल्क को। हांगकांग में गया, यकीन करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैंने अपनी आंखों से देखी। मैच स्टिक्स की तरह बिल्डिंग्स खड़ी हुई यार, मैच स्टिक्स की तरह। और जिस बिल्डिंग की बेसमेंट में देख रहा हूं BMW, मर्सिडीज, टॉप की गाड़ियां, जबरदस्त, पता लग रहा है यार यहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दुबई मैंने अपनी आंखों के सामने बनते हुए देखा। दुबई की इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैंने अपनी इन आंखों से देखी। अभी मैं देख रहा था वहां पर 5 स्टार होटल खुला है, यहाँ सब लोग उस तकरीबात में जा रहे हैं और वहां जाके जनाब फीते फूते काट रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। ये दीप पाम जब अनाउंस हुआ है उस टाइम पे, जब पाकिस्तानी खरीदार इसके आए हैं, तो जब ये अंडर डेवलपमेंट था, मैंने देखा कैसे शेख की क्या विजन रही है यार। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैंने अपनी नजरों के सामने होती देखी। अभी भी आप देखें, लोग सऊदी जा रहे हैं, सऊदी में इंप्रेस हो रहे हैं, उम्रे के लिए जा रहे हैं, हज के लिए जा रहे हैं, देख रहे हैं ट्रांसफॉर्म हो रहा है जद्दा और रियाद। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट सारी मोहम्मद बिन सलमान की विजन है। आप लंदन शहर में जाएं, हर दफा जाएंगे शक्ल तब्दील हो जाएगी लंदन की, ये मैं आपको बात बता रहा हूं, गारंटी, मोहर लगा के। आप अमेरिका में जाएंगे, अमेरिका में थोड़ा स्लो है पैटर्न, क्योंकि वो पहले बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर चुके हैं, लेकिन हर वक्त कोई ना कोई तरक्याती मंसूबा वहां पे चल रहा होता है। पूरे मुल्क में हाईवेज ही हाईवेज हैं यार। आपकी सोच है, आप कहते हैं ना मरी हम जाएंगे तो हम कागान जाएंगे, नारायण जाएंगे। वहां मरी, कागान, बागान, नारायण वारायण कुछ भी नहीं है। अमेरिका में जाओगे आप बावले हो, पागल हो जाओगे। वहां बारिश का भी कतरा इतना बड़ा बड़ा गिरता है यार। मैं सही आपको बात बता रहा हूं, आपको क्या पता दुनिया का, ऐसे ही मारते रहते हैं कश्मीर है जन्नत है, कश्मीर है जन्नत है। यार आप स्विट्जरलैंड जाओ, लग पता जाएगा आपको। खैर एनीवे, मैं तो अपनी बहुत लंबी तकरीर जारी रखूंगा। पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिचुएशन पे आते हैं। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब अतीकुर रहमान साहब, जो कि एक माशी तज्जियाकार भी हैं और ताजिर सनतकार बिरादरी के एक रहनुमा भी हैं। वेलकम करता हूं आपको शो में अतीकुर रहमान साहब। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए अतीकुर रहमान साहब, मुल्क की सिचुएशन अब तब्दील हो रही है। सबसे पहले तो मैं आपसे बुनियादी सवाल पूछूंगा कि अभी फिर वही तसादुम किसी कैफियत क्रिएट हो गई है, इदारों पर बेवजह की तनकीद, जो कि मैं हमेशा से पहले पिछली हुकूमत को कहता था कि एक मखसूस इदारे के पीछे मत जाएं, आपको मार पड़ेगी। वही हुआ और मसला हो गया। अब वो बोलते हैं नहीं हमारी सुलह करवा दो, हम दोबारा आना चाहते हैं। इसी तरह अब ये मौजूदा हुकूमत है, ये एक मुख्तलिफ इदारे के साथ तसादुम में जारी। मईशत के हालात ये हैं कि लोगों के पास रोटी खाने के लिए नहीं है। आपके ख्याल से क्या मईशत पे बात होनी चाहिए या सियासत पे बात होनी चाहिए, लड़ाई झगड़े होने चाहिए, क्या कहते हैं आप? बहुत शुक्रिया अली, आपने इतनी खूबसूरत बात की और डेवलपमेंट्स की बातें हुई, दिल खुश कर दिया। आपने मलेशिया का एग्जांपल दिया, हांगकांग का एग्जांपल दिया, अमेरिका का दिया, यूरोपियन में यूके का दिया। हकीकत यही है कि उनके यहाँ जो प्रायोरिटीज़ है ना वो इकनॉमी है।
हमारे यहाँ प्रायोरिटी पॉलिटिक्स है और इकोनॉमी नहीं। ये हमेशा की मेरी शिकायत है और मैं इसके लिए हमेशा बात करता हूँ और लोगों से कहता हूँ कि देखें 1947 से लेकर अब तक जो कुछ भी हालात हमने देखे उसमें यही है कि कभी नहीं इकोनॉमी को प्रेफरेंस देते, कभी नहीं इकोनॉमिक चार्टर पे रहते कि अगर यार किसी ने अच्छा काम किया है तो उसको आगे बढ़ाओ, उसको सबोटाज नहीं करो। इन चीज़ों को अगर लेकर हम चलें तो मैं समझता हूं कि हमारे पास भी इतने टैलेंट्स हैं और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतने पोटेंशियल्स हैं। मैं सिर्फ एक बात इस लम्हे पे कहूँगा, हमने जो सबसे बड़ा कसूर किया ना, ये पूरा 47 से लेके अब तक ये 2023 चल रहा है, वो हमने अपने पोटेंशियल्स को देखा नहीं है। कौन से पोटेंशियल्स को नहीं देखा कि उन पोटेंशियल्स को, उनकी स्किल डेवलपमेंट नहीं की हमने आज तक। बुकिश डेवलपमेंट हो गई, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, लेकिन जो स्किल डेवलपमेंट है हमारी, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। अगर आज हम अपनी स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देते और जो हमारे पोटेंशियल्स थे उनको हम डेवलप करते बाय स्किल, तो हम यकीनन इस वक्त वन ऑफ द लीडिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड होते। हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस तमाम तर बैड लॉक्स के बावजूद, शॉर्ट कमिंग्स के बावजूद एक लीडिंग इकोनॉमी होती। मैं तो अपनी इकोनॉमिक की स्टडी में यही समझ पाया हूँ। और हम लोग दुनिया में वो फेल कंट्री हैं जिसने अपने पोटेंशियल को सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट किया स्किल डेवलपमेंट। हमारी इकोनॉमिक की देखिए, आपने मलेशिया की मिसाल दी, आपने हांगकांग की मिसाल दी और दूसरे ममालिक की मिसाल दी। ये सब के सब अगर आप इनकी जड़ों में घुसें और इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट दें तो इन्होंने सबसे पहले अपनी कौम को स्किल डेवलप किए उनके। अब मैं मिसाल देता हूं आपको, हमारे यहाँ अल्लाह पाक ने इतनी मार्बल दी है, इतनी मार्बल दी है जिसकी कोई नहीं। उसके तोदे के तोदे हम तोड़ते हैं, उल्टे सीधे तोड़ते हैं, मशीनें लगा के ब्लास्टिंग करते हैं। और जी हाँ, और वो हमारे से इटली ले जाता है, वो हमारे से दूसरा मुल्क ले जाता है। उसके बाद जनाब वो एक खूबसूरत वैल्यू ऐड करके चीजें बनाता है, वो हम अपने महंगे महंगे दामों में उसी को अपने शोरूमों में रखकर बेचते हैं और हमारे लोग उसको खरीदते। क्या ही अच्छा होता कि हमारी स्किल डेवलपमेंट होती मार्बल पे, हम मार्बल को डेवलप करते, खुद ही बनाते, खुद ही वैल्यू। ठीक है, उनकी टेक्नोलॉजी के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करा लेते, ये कोई जुर्म नहीं है, ये एक अच्छी बात है कि आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कराएं। बात सारी यही आती है एंड में कि हमें देखना ये कि हम अपनी स्किल डेवलपमेंट को क्यों नज़रअंदाज करके बैठे हुए हैं। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी दे दिया। देखिए, स्किल डेवलपमेंट का आपने जो जिक्र कर दिया, ये तो समझें कि एक तरह से आपने पूरे मुल्क की जो एक ग्रास रूट प्रॉब्लम है उसको आपने एड्रेस किया है। प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं, स्किल डेवलपमेंट की तरफ लोग जाना नहीं चाहते, सॉफ्ट स्किल लोग सीखना नहीं चाहते। हर आदमी फिल्में देखता है, फिल्मों का बड़ा असर हो रहा है। मैं आपको सच बताऊं, हर बंदा बाबू बनना चाहता है। वो कहता है मैं दफ्तर जाऊं, मेरा रोब दबदबा हो, मैं किसी डेस्क पे बैठूं, काम करूं। लेकिन अब बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर ये वाली जॉब्स हैं नहीं। हमारे यहाँ स्किल ओरिएंटेड जॉब्स हैं। स्किल्स आप देंगे यंगस्टर्स को, चाहे वो किसी भी नोयत के स्किल्स हों, तो बहुत सारे काम निकल सकते हैं। सर, इसके लिए मुख्तलिफ वोकेशनल और ट्रेनिंग और मुख्तलिफ सेंटर्स बने हुए हैं, लेकिन आउटपुट क्या है ये मुझे बताएं। और साथ साथ ये जो बड़े सनती इलाके हैं, यहाँ पर भी मैंने देखा है कि बहुत सारे इदारे खुले हुए हैं। आर दे वर्किंग टू देयर फुल पोटेंशियल? जी, तो ये बात सारी है कि आपका सवाल बहुत वैलिड है। ये एक कौम की कमज़ोरी है जिसका हमने जिक्र कर दिया इस तरह से आज स्किल डेवलपमेंट की एक नए पैराए पे जिक्र किया है। और हकीकत यही है कि इस कमज़ोरी को दूर करने के लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी है, उसका सबसे बड़ा हक बनता है, उसका सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जब वो इस मुल्क से कमाते हैं तो उनको चाहिए कि इस मुल्क पे जहाँ दूसरी चीज़ों पे वो सोचते हैं पैसा लगाने के लिए, वहाँ स्किल डेवलपमेंट को भी बहुत ज़्यादा ध्यान दें। हर इंडस्ट्रियलिस्ट को ये चाहिए। मैं हमेशा अपने चैम्बर में भी यही बात करता हूँ, हर जगह यही बात करता हूँ, जिस इदारे में जाता हूँ उसमें ये बात करता हूँ, जिस प्रोग्राम में आप लोग मुझे बुलाते हैं मैं यही बात करता हूँ कि खुदारा अपनी जिम्मेदारी को पहचानो, स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दो। हर आदमी, हर इंडस्ट्री, हर अदारा, हर चैम्बर अपनी डेस्क बनाए स्किल डेवलपमेंट की। जो बहुत ज़्यादा शौकीन बच्चे आए जो समझते हैं आप इसका काबिल हैं, उनके अंदर कुछ एक्यूमेन है, कुछ पोटेंशियल है डेवलपमेंट का, आप उनको इनकरेज करें। ये बड़ा अहम नुकता आपने बताया है। एक और चीज़ जिस पर वर्किंग होनी चाहिए वो है एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। एक्सपोर्ट लोग बहुत सारी करना चाहते हैं लेकिन बच्चों को पता नहीं कैसे करते हैं। फ्री लांसिंग इज़ नॉट इनफ टू मेक मनी। आपको अपने मुल्क से एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। एक्सपोर्ट के लिए हर बंदा तैयार, यकीन करो यार, 260 रुपये के आसपास जो है डॉलर, यार उनके लिए वी आर डर्ट चीप। हम कुछ भी चीज़ यहाँ से भेज सकते हैं। जनाबे वाला, बात ये हो रही थी कि अब एक्सपोर्ट्स जो हैं वो आपने अपने मुल्क में बढ़ानी है। एक्सपोर्ट की डोमेन अतीकुर रहमान साहब सिर्फ और सिर्फ बड़े बिजनेसमैन के लिए नहीं खोलो। आप जो कॉमन मैन है ना, हमारा बच्चा है, यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहा है, आजकल जो भी आइटम है देखो 260 रुपये का $1 हुआ खड़ा है।
ये एक बहुत छोटी विंडो है, इसके बाद कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगी। इस विंडो के अंदर आप एक्सपोर्ट करने के लिए कॉमन मैन को भी तो एम्पावर करें, और इसके अलावा भी अगर आपके एक्सपोर्ट रिगार्डिंग कोई चीज़ें तो आप ज़रूर डिस्कस करें। जी अली, एक्सपोर्ट के लिए हमेशा मैंने और आपने बहुत आगे बढ़कर बात की, आपको अगर याद हो। और इस वक्त एक टारगेट आ रहा है एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का। पहले तो हम लोग $30 बिलियन पे रहते थे, 40-50 की बातें करते थे, अब आ रहा है $100 बिलियन का। अल्लाह पाक करे सबकी ज़बान मुबारक हो, ये $100 बिलियन का टारगेट हम अचीव करें। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, तो लकुमा एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप जो कुछ इंपोर्ट करते हो ना, उससे आप वैल्यू ऐड करके एक्सपोर्ट कर देते हो। इंडिजिनस आपके पास कुछ नहीं है, ये है इसका मेन कहानी। इंडिजिनस नहीं, ये मंजिल है इसकी। देखिए आपको जो रॉ मटेरियल है, अब देखिए अभी इंपोर्ट पे कर्व लगी, कंटेनर फंसे रहे, आपका रॉ मटेरियल फंसा रहा, फार्मास्यूटिकल वाले हाथ जोड़ के रो दिए। आप दवाई नहीं बना पा रहे थे, नहीं। ठीक है ना, सोप इंडस्ट्री सोप नहीं बना पाती। इस तरह बेइंतहा एग्जाम्पल है आपके पास। इन एग्जाम्पल्स को लेकर जब आप देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि आपकी इंपोर्ट बेस्ड एक्सपोर्ट है। ये आपने समझा मेरी बात, इंपोर्ट बेस्ड एक्सपोर्ट है। अब जब आप इंपोर्ट करोगे तो उससे कुछ बनाओगे, कॉटन भी अब आप इंपोर्ट करने लगे हो, यार्न भी, सारा कुछ एक्सपोर्ट, जितना भी आपका टेक्सटाइल है या जो भी कुछ है वो सारा का सारा मोहताज है आपकी इंपोर्ट पे। हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा है कि उसने इंपोर्ट पे कर्व लगाया है, और वो ठीक है, उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के रीजन है, सब कुछ है, लेकिन बहुत बड़ा लॉस हो गया। एक उसका लॉस ही हुआ कि नहीं, आपने एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खोल दिया भाई। आपने इस चीज को एक्सपोज कर दिया कि इंडिजिनसली हमारे पास प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, सिस्टम्स अवेलेबल नहीं है, बिजनेसेस अवेलेबल नहीं है। ये बहुत बड़ी बात की है आपने। बिल्कुल, ये हकीकत है, और इसको जब तक हम दूर नहीं करें, हमें हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपना रॉ मटेरियल और खास करके अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का वो हम यहाँ खुद पैदा करें। कॉटन के जो टारगेट थे हमारे, हम तो लीडिंग थे, हम कॉटन अपनी दूसरों को भी देते थे। आज हम तकरीबन कई बिलियन डॉलर्स की तो कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि हम हर शोबे में जाकर देख लें, आंख खोल लें, आंख बंद कर लें, इंपोर्ट ही इंपोर्ट है और कुछ भी नहीं। अब इंपोर्ट पे कर्व लग गया तो क्या हो रहा है कि हेवी डैमरेज पे करना पड़ा, रेंटल्स कंटेनर के पे करने पड़े। इसके अलावा एक $5,000 की चीज़ $10,000 की हो गई, वहाँ पे यार्ड के चार्जेस, ये वो पता नहीं दुनिया जहान का मिलाकर, डिटेंशन वगैरह। तो ये जो प्रॉब्लम हमारे पास आया ना, उससे प्रोडक्शन की कॉस्ट को भी हमारे एक लुकमा दूं आपको, एक छोटा सा। देखो, आप अभी यूथ को भी एम्पावर करने के लिए काफ़ी बातें करते हैं। आपकी यूथ में बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इनमें विजन भी है, इनकी थिंकिंग भी अच्छी है, इनका बिजनेस एक्यूमन भी है। आपने मुझे एक दफ़ा अपनी आप भी थी यहाँ प्रोग्राम में भी बताई थी कि आपने हम्बल बिगिनिंग से स्टार्ट किया और फिर प्रोग्रेस किया। देखिए, बात यह है कि वन हैज़ टू अंडरस्टैंड कि आप यूथ को एम्पावर करें। हम्बल बिगिनिंग से जो बढ़ने वाला आदमी है उसको भी एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी दें। आपके जो बड़े बिजनेसमैन हैं, इनका विजन नहीं है। कल भी मैं एक बात कर रहा था, मेरे बुजुर्ग ने एक बात बताई थी कि दौलत, शक्ल और अकल, इन तीनों चीज़ों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, और इंसान को एक साथ मिल जाए ये भी बहुत बड़ी बात है। तो सर, आप क्यों ऐसे कहते हो कि दौलतमंद का बेटा जो है वही एक्सपोर्टर बने? आप आम आदमी को भी बनने दो ना एक्सपोर्टर। नहीं, बहुत अच्छी बात करिए, इसकी इनकरेजमेंट होनी चाहिए। और जहाँ वीमेन एम्पावरमेंट पे काम हो रहा है स्टेट बैंक में या किसी और इदारे में, वहाँ पे यूथ एम्पावरमेंट पे भी काम होना चाहिए। हमारा बच्चा ग्रेजुएट होकर निकले तो उसको 1-3 महीने की इंटर्नशिप मिलनी चाहिए, उसमें वो सीखे, उसके बाद वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ चला जाए। इस पे आप भी वर्किंग करें, इस पे आप भी वर्किंग करें। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पूरा दिन इस मुल्क के अंदर बात होती है एक्सपोर्ट बढ़ाओ, एक्सपोर्ट बढ़ाओ, एक्सपोर्ट बढ़ाओ। बच्चे को हम तैयार कर रहे हैं, बोल रहे बेटा तू एंटरप्रेन्योर बन जा, तू दुकानदार बन जा, तू दूध आला बन जा, तू ये, उसको बच्चे को कॉलेज से ही ट्रेन करना शुरू कर दें, तूने एक्सपोर्टर बनना है बेटा, तूने एक्सपोर्टर बनना है। यार अली, बात सुने, मेरी बात सुने, मैं आपको एक बात बोलूं, आपकी कॉटेज इंडस्ट्री $10 बिलियन की आपको एक्सपोर्ट दे सकती है। आपने अपनी कॉटेज इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया यार। क्या इंसेंटिव दिया आपने अपनी कॉटेज इंडस्ट्री को? जो फाइनेंसिंग नहीं देते हो, कहां से करेंगे? फाइनेंसिंग क्या, आपने उनके जो शेड बनाए थे वो भी आपने हटिया लिए। इसके अलावा आपकी जो कॉटेज इंडस्ट्री है जिसमें लोग काम करते हैं, इतने हुनरमंद है यार। छोड़ दो सारी बातें, सिंध की बात ले लो। हमारी सिंध की अपनी कॉटेज इंडस्ट्री इतनी रिच है कि आप टोपी, अजरक, सारी जो चीजें हैं जो आप बड़े फख्र से लोगों को पहनाते हो, इसको अपने नेशनल इंटीग्रिटी बनाते हो, उसी की इंडस्ट्री को आप फरोग दे दो। सारी दुनिया में इसकी डिमांड है हमारी, उसमें कोई इंकरेजमेंट नहीं हो रहा, कोई फाइनेंसिंग नहीं हो रही। मैं आपको चैलेंज से कहता हूं कि आप सब कुछ छोड़ दो, एसएमई की बातें छोड़ दो, अभी मैक्रो फाइनेंसिंग की बात छोड़ दो, आप सिर्फ कॉटेज इंडस्ट्री की ग्रोथ $10 बिलियन आएगा। आप ग्रोथ करो, 10 से 12 बिलियन डॉलर आपको सिर्फ कॉटेज इंडस्ट्री आपको देगी। औरंगी टाउन और कोरंगी और मज़ाफ़ाती इलाकों के कॉटेज इंडस्ट्री पे काम करने वाले इतने हुनरमंद है। मैं तो इनमें गया हूं, इनकी बातें सुनी, हम तो इनको डील करते हैं,
लेकिन इनके पास ना फाइनेंसिंग है। आप इंटरेस्ट रेट पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जा रहे हो। आप एक ही बात बोल रहे हो कि जी इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर में हम इन्फ्लेशन को चेक कर रहे हैं। सारी दुनिया की इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ ली, मुझे समझ नहीं आती कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर इन्फ्लेशन कैसे चेक होता है। एक्सेस टू फाइनेंस महंगा से महंगा होता चला जा रहा है। एक गरीब कॉटेज इंडस्ट्री वाला बैंक से पैसा कैसे बोरो करेगा? आप 36% पे तो माइक्रो फाइनेंसिंग कर रहे हो इस वक्त। तो यार आप कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ाओ। आप जो गरीब का बच्चा है, जो यूथ है, जो थोड़ा पढ़ के निकला है, वो उस कॉटेज इंडस्ट्री में बाप दादा की उस हुनरमंदी को लेकर आगे बढ़ने को तैयार है इस वक्त। लेकिन आप उस पर टैक्स की भरमार करते हो। 19 आदमी आप बेचते हो, उससे ये वाला टैक्स ले आओ, उसका वो वाला टैक्स ले आओ, उसका वो वाला टैक्स ले आओ। सर ऐसे कैसे काम चलेगा? आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ होम टेक्सटाइल से तो पूरा नहीं होगा ना सर। मेरा भी जहन यही कहता है, आपसे मिलता है कि इसमें थोड़ी डाइवर्सिफिकेशन लेके कॉटेज इंडस्ट्री को लेकर आए। अच्छा, मैं एक और इंडस्ट्री आपके सामने रखता हूँ, वो है ये फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री। अभी हर बंदा गल्फ फूड पे पहुंचा हुआ तस्वीरें खिंचवा रहा है। मैं बोलता हूँ सर आप यूथ को एम्पावर क्यों नहीं करते? ये खाली टमाटर की चटनियां ही बेच बेच के आपने अमीर होना। और पता नहीं कितनी प्रोडक्ट्स हैं, आपको पता है इस चीज की कितनी प्रोडक्ट्स हैं दुनिया में जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो सकती हैं? मैं बोलूं? हाँ आप ही बोले ना। आप फूड प्रोसेसिंग में अगर जाएं तो आप वन ऑफ द लीडिंग हैं। आप लारकाना में अमरूद पैदा करते हो, 20% अमरूद बिक जाता है, 80% बकरियां खा के नाली में फेंक देते हो आप। डोंट टेल मी। मैं आपको बोल रहा हूं नाज़रीन, एग्रीकल्चर अगर बेस है आपका, हॉर्टिकल्चर अगर आपका बेस है तो आप उसको यूटिलाइज करो। अभी सब लोग गए हुए हैं गल्फ फूड, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, वहां पर फोटोएं खिंचवा रहे हैं। लेकिन यूथ को एम्पावर करना है, विमेन को एम्पावर करना है, न्यू ब्लड को, फ्रेश लोगों को एम्पावर करना है। लेकिन अतीक साहब बोल रहे हैं कि हम लोग फूड प्रोसेसिंग करने के बजाय फूड वेस्टेज कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ अतीक और हम इस फील्ड में हो क्या रहा है, हमें भी समझाएं और क्या क्या हो सकता है ये भी बताएं। देखिए अली, बात यह है कि फूड प्रोसेसिंग की जहाँ बात आती है तो मैंने तो सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल दिया अपने अमरूद की काश्त का। बहुत जगहों पे हमारे यहाँ अमरूद एक से एक नस्ल का होता है, मलीर में होता है, हैदराबाद में होता है, लारकाना होता है। तो मैंने एक मिसाल दी, किनू है। इस तरह की बेशुमार परवरदिगार की नेमतें हैं जो पेरिशेबल आइटम्स हमारे यहाँ होते हैं, हम उनको प्रिजर्व नहीं कर पाते। थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं, जाहिर है जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है वो इस्तेमाल हो जाता है। और लॉजिस्टिक की कुछ महंगी होने की वजह से ये उधर उधर जाने में भी इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। सप्लाई चेन असल में इसमें ना डिस्टर्ब है बहुत ज़्यादा हमारे पास पेरिशेबल्स में। मैं आपको एक बात बताऊं कि इसका जो प्रिजर्वेशन है ना, वो फूड प्रोसेसिंग का और यूनिट्स होते हैं, वो आप जिसको उर्फ़े आम में कोल्ड चेन कहते हैं, कोल्ड स्टोरेज कहते हैं, वो हमारे पास थोड़े नापैद हैं। उसकी वजह यह है कि पिछले दिनों काफ़ी काम भी हुआ कूल चेन पे, और अब कूल चेन्स इंशाल्लाह ताला डेवलप होंगी। मैं एश्योरेंस देता हूँ इस बात का। काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ध्यान भी दे रहे हैं इस पर। देखिए कूल चेन्स डेवलप हो जाएंगी तो हम प्रिजर्व कर सकेंगे। और जैसे आलू को प्रिजर्व करते पूरे साल आलू प्रिजर्व होकर रहता है, और आप उसको पोटैटो चिप्स बना के सारा साल ये जो बिक रहे हैं खा रहे हैं, इसी तरह ये चीज़ें भी प्रिजर्व होंगी और हम इसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो भी बना सकेंगे और उनको हम अच्छे से पैकिंग भी कर सकेंगे। लेकिन इसका बेस है कूल चेन। तो कूल चेन पे डेवलपमेंट पिछले दिनों नहीं हुई कि हमारे पास एनर्जी एक तो महंगी है, दूसरे एनर्जी क्राइसिस भी थे हमारे बहुत। अब को थोड़ा सा एनर्जी महंगी ज़रूर है, उस पर तो कोई कंट्रोल हो नहीं पा रहा है, वो मुस्तकिल उसके दाम बढ़ रहे हैं, चाहे कमर्शियल हो चाहे हाउस होल्ड हो। लेकिन उसके बावजूद कूल चेन्स डेवलप होंगे इंशाल्लाह, और हो रहे हैं। जैसे कि पर्पस बिल्ड वेयर हाउसिंग डेवलप हुई। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, पंजाब में फिर भी सिचुएशन बेहतर है यकीनन। लेकिन अतीक साहब, सिंध के अंदर सिचुएशन इतनी खराब है, और जो बात आप सप्लाई चेन की कर रहे हैं वहां पर लॉजिस्टिक्स का आपने जिक्र किया, उसको मैं ये क्लियर कर दूं कि डिस्पाइट हैविंग 3 हाईवेज इन सिंध, अनफॉर्चुनेटली फार्म टू मार्केट एक्सेस उस तरह का नहीं। बात ये जबरदस्त, आई एग्री विथ यू 100%। फार्म टू मार्केट का जो एक्सेस है ना, वो बड़ा डामाडोल है। उसको सबसे पहले इंप्रूव करना है, इसके बाद कूल चेन्स को देखना है। और जब हम इन चीज़ों पे कामयाब हो जाएंगे, हम देखेंगे हम अपनी इन प्रोडक्ट्स को जो परवरदिगार ने हमें दिए फलों की शक्ल में, हम उसको प्रिजर्व कर सकेंगे। इसी तरह वेजिटेबल के भी बहुत सारे आइटम है। आलू का हमने सिर्फ जिक्र किया, टमाटर का जिक्र भी आना रहता है। इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आजकल ब्लू इकोनॉमी का बड़ा चर्चा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ भी ज़बरदस्त मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस हुई, और हम देखें हमारी यूनिवर्सिटीज़ में फैकल्टियाँ भी बढ़ रही हैं इसकी, और बड़ा काम हो रहा है। तो देखिए हमें ब्लू इकोनॉमी में एक बात आती है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा कोस्टल बेल्ट है। इस कोस्टल बेल्ट से फ़ायदा उठाते हुए हम फिशिंग
और उसके साथ बहुत साथ फिशिंग की जो बाई प्रोडक्ट्स हैं और फूड्स हैं, हमें फिशिंग फूड्स की तरफ भी जाना है। बहुत मेरीन ज़्यादा। प्रोडक्ट्स, मेरीन प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें क्या होता है, फिशिंग ट्रॉलर्स आते हैं हमारे डीप सी में, फिशिंग करते चले जाते हैं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली सोचना यानी होगा। ठेका सिस्टम के बजाय यहाँ पर भी इंडिजिनसली कुछ। हाँ, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और जहां हम अपने फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की बात करें, वहां इनके भी प्रोसेसिंग यूनिट्स पे जो ड्यूटियां लगी हुई हैं, जो बहुत सारे टैक्सेस की भरमार है, इसको माफ़ करना होगा। कुछ दिनों के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको टैक्स फ्री कर दे। इस तरह हमारे पास इसके भी प्रोसेसिंग यूनिट्स आ जाएंगे, तो हम जो फिश और फिश से रिलेटेड हमारी मैरीन प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपने बड़ा ज़बरदस्त कहा कि इसको हम प्रोड्यूस कर सकेंगे। और समुद्र में इतना कुछ मिलता है, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। हम तो सिर्फ ये मछलियों, झींगों इस तक महदूद रहते हैं, लेकिन समुंदर की तह के अंदर मौजूद कितने ही नबातात हैं जो कि दुनिया इस्तेमाल करती है, कितने ही ज़्यादा कुदरती तौर पे, जिसे आप कहें कि इवन के मैं आपको बताऊं कि ये पर्ल इंडस्ट्री जो है, इसने पूरे अरब एमिरेट्स को एक दौर में खड़ा किया था। पर ये क्या, आई कैंट आइडेंटिफाई, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस, आप बता रहे हैं, यूनिवर्सिटीज वगैरह में पढ़ा रहे हैं काफ़ी। सेचेल आइलैंड्स में तो आप वो जो सिपियां होती हैं और शेल्स होते हैं और पर्ल्स होते हैं, उनको पकड़ना और उनको कैद करना, उनको समुद्र से निकालना जुर्म है बहुत बड़ा। अच्छा। उसको प्रिजर्व करते हैं, वो उनकी इकोनॉमी का हिस्सा है। आप देखें, हमारे पास ये सब कुछ है, समुद्र के बाहर, समुद्र के अंदर, सब कुदरती नेमतें। सारी बात ये कि हमें इसकी एक आइडिया डेवलपमेंट बनाना पड़ेगा, रोड मैप बनाना पड़ेगा। $100 बिलियन क्या है? हम तो अपने सी फूड से, अपने फूड प्रोसेसिंग यूनिटों से, अपने पेरिशेबल से, अपने वेजिटेबल से, अपने फ्रूट से कोई प्रोसेस कर करके कई $बिलियन तो अपनी इकोनॉमी में ऐड कर सकते हैं। इस तरफ आपके प्रोग्राम की तवज्जो से तवज्जो दिला रहा हूँ बिजनेस कम्युनिटी को, इन्वेस्टर्स को, कि इस तरफ देखने की बड़ी जरूरत है। लेकिन पाकिस्तानी नहीं कर सकते सर। मैं गुजारिश करूंगा जापान वालों को कि जापान जो है दुनिया के अंदर वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज है, फिलीपींस भी इवन, कि वो लोग पाकिस्तान में आए और वो लोग इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करें। बड़ा अच्छा सेक्टर है। हमारे यहाँ अमूमन फॉरेन जो कंपनीज आती हैं उनको अच्छे तरीके से ट्रीट भी करते हैं। और मैंने सुना है कि हमारे समुद्र के अंदर जो पाई जाने वाली मछलियाँ, बहुत सारे मुकामी लोग उन्हें नहीं कंज्यूम करते बिकॉज इट डजंट टू टेस्ट देयर, सॉरी, डजंट सूट देयर टेस्ट बड्स। बट फार ईस्ट के अंदर यही चीज़ें डेलिकेसीज हैं। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि इंटरनेशनली आपको भी मौका मिले तो आप देखिए, आपने बात बड़ी जबरदस्त कर दी। आप सिर्फ वियतनाम का एग्जांपल ले लेना, सी फूड पे और फूड प्रोसेसिंग में जाकर उन्होंने कितने $बिलियन, आप वो गिन नहीं सकते। वो हमेशा उनकी इकोनॉमी फ्लोटिंग हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, दरियाई, समुद्री, हर तरह की। आप देखें, हमारे यहाँ भी जो शादी ब्याह में खाते हैं वो मछली सब उधर से आती है। ये सारी पैकेट वाली। इसका एक ही तरीका है, उसका एक तरीका है वन विंडो ऑपरेशन हो, गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव हो, टैक्स हॉलिडे हो इस इंडस्ट्री पे। आप देखो आपकी एक्सपोर्ट कहां जाती है। सिर्फ टेक्सटाइल नहीं है आपकी एक्सपोर्ट। मैंने मार्बल का एग्जांपल दिया, मैंने पेरिशेबल्स का एग्जांपल दिया, मैंने वेजिटेबल का एग्जांपल दिया, मैंने एक्सपोर्ट में फ्रूट का एग्जांपल दिया। अब हम फिशिंग पे बात करें, इसका कितनी चीजें जिस पर हम काम करना हमें भी बात। अच्छा, लेकिन आप एक मजे की कब काम करेंगे इस प्रोग्राम में? देखें, मजे की एक बात निकली। हमने गैर रिवायती बातें की जिसके बारे में मीडिया पर बात नहीं हुई। मीडिया पर रिवायती बातें हो रही हैं मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए, जिसे कहते हैं ट्रेडिशनल। आपने जो गुफ्तगू की है ये नॉन ट्रेडिशनल, अनकन्वेंशनल है, जिसकी वजह से एक इनकलाब आ सकता है पाकिस्तान की मईशत। एब्सोल्युटली आ सकता है ना। एब्सोल्युटली। आप अब एक थोड़ी सी कड़वी बात है, आपकी बिजनेसमैन की जो या बिजनेसमैन की जो फ्रेटर्निटी है, ये बातें उनको करनी पड़ेंगी। हम तो सिर्फ हाईलाइट कर सकते हैं। आप भी टीवी पर हाईलाइट करेंगे, वहां पर भी करेंगे, लेकिन कलेक्टिव काम ये उनका है जिनका इसमें बिजनेस एडवांटेज है। सर, आप मुझे बताएं कितना बेरोजगार बच्चा है समुद्री पट्टी के ऊपर? आपको पता है ना इस चीज का? मिलियंस। आप उस समुद्री पट्टी के ऊपर रहने वाले बेरोजगार बच्चों को सर इसके जरिए जॉब दें। यार, मेरे मुल्क का जो कोस्टल बेल्ट है वो इतना रिच है लेकिन गरीब है। गरीब है, बहुत गरीब है। वो अपने वहां गांव से बाहर ही नहीं आया आज तक, उसको पता नहीं है दुनिया क्या है। मैं आपको हकीकत बताऊं, इस पे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ये एक ऐसा एवेन्यू है, ऐसा सेक्टर है जिसमें हम सिर्फ फिशिंग की मिनिस्ट्री बनाकर ना बैठे, हमें इस पे काम करना है। एनवायरमेंट डेवलपमेंट भी इसमें आती है, सब कुछ आता है। बात सारी यही है कि आप सस्टेनेबल फिशिंग करो ना। कौन आपको कह रहा है कि आप उजाड़ो? बड़े ट्रॉलर ना, उनको ना अलाउ करो, वो जो बड़े बड़े आते हैं। अली, सबसे बड़े मजे की बात यह कि हम अभी थोड़ी देर पहले इस बात को कह रहे थे कि हमें रॉ मटेरियल अपना खुद पैदा करना होगा। ये रॉ मटेरियल है ना हमारा, अमरूद, आलू, प्याज, लहसुन और जनाब टमाटर और ये मछलियां। और ये आपने बताया कि समुद्र के अंदर की अंदर भी बहुत सारी चीजें सर, कुदरत ने हमें रॉ मटेरियल भी दिया हुआ इस इंडस्ट्री का।
तो हमें चाहिए कि इन चीज़ों पर ध्यान दें। इस प्रोग्राम के आप बताएं कितनी दवाइयों के जुज मिल जाएंगे आपको समुद्र की सतह में। इसी तरह वी हैव टू सीरियसली लुक इनटू इट, और हमें कर्जों से बाहर निकलना पड़ेगा, खुद अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। इस मौजू के ऊपर मजीद भी बात होनी है आपके साथ, लेकिन क्या करूं, मेरे पास महदूद है। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आप शो पर हमारे साथ शामिल हुए। वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, माई टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।